देखिए यहाँ एक हमारा है रूल ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इस बार इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो रूल ऑफ ओरिजिन ये जो है एक्चुअली एक्सटर्नल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में है। ये आता है फॉरेन ट्रेड में, ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड जहाँ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह और चीज़ें हमने देखा था, कन्वर्टिबिलिटी वगैरह, तो एक ये टॉपिक छूट गया था जो कि रिसेंट अभी ये इम्पोर्ट इस बार पूछा भी था आपको। रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, जो भी ट्रेड से जुड़े हुए एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में, तो ये वहाँ टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स। इट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग थर्ड पार्टीज from routing their products through member countries to take advantage of low tariff and allowing only goods that are originated from parties to the agreement। ठीक है, इसको समझेंगे। ये जो है, इसलिए ये रूल्स होते हैं कि जैसे होता क्या है कि कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ दो देशों या कई देशों के बीच में, तो वो जो एग्रीमेंट होता है वो सिर्फ उन मेंबर कंट्रीज़ के लिए होता है। अब कोई और तीसरा देश जो उस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है और वो उस एग्रीमेंट के नियमों का फ़ायदा उठाने के लिए क्या करता है कि कोई मेंबर कंट्री के थ्रू अपना प्रोडक्ट्स जो है दूसरे देश के मार्केट में उतारता है। समझ गए बात? हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए 4-5 कंट्री जो इंडिया के आसपास हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, इनमें एक ट्रीटी होता है, एग्रीमेंट होता है ट्रेड को लेकर कि आपके यहाँ से जो भी सामान आएगा इन देशों में एक दूसरे जगह जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब सपोज करिए चाइना क्या करता है कि वो तो मेंबर है नहीं इस एग्रीमेंट का, ये एग्रीमेंट तो सिर्फ हमारे इमीडिएट नेबर्स के लिए हुआ है, लेकिन चाइना सोचता है कि क्यों न मैं इसका फ़ायदा उठाऊं, क्योंकि पाकिस्तान से उसकी दोस्ती है। तो वो क्या करता है, अपने सामान पाकिस्तान में भेज देता है और वहाँ के रास्ते इंडिया में लाता है। ठीक है, तो वो ये कोशिश करता है कि चूँकि सामान पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा है तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको रोकने के लिए ये कानून होते हैं, ये नियम होते हैं। ठीक है, समझ गए? यही कहा जा रहा है कि इट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी मतलब जो मेंबर नहीं है, फ्रॉम रूटिंग देयर प्रोडक्ट्स। रूटिंग मतलब उस रास्ते से मार्केट में लाना। रूटिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू मेंबर कंट्रीज टू टेक एडवांटेज ऑफ लो टैरिफ। लो टैरिफ, लो टैरिफ का मतलब होता है जो भी टैक्स वगैरह लगता है उसको टैरिफ कहते हैं। तो टू टेक एडवांटेज ऑफ लो टैरिफ एंड अलाउइंग ओनली गुड्स दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पार्टीज टू द एग्रीमेंट। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो नियम होते हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन जो होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि एक कोई थर्ड कंट्री को रोका जा सके कि मेंबर कंट्री के रास्ते अपना प्रोडक्ट किसी देश के मार्केट में उतारे, उसका फ़ायदा उठाने के लिए। और दूसरा कि सिर्फ जो देश उस मेंबर हैं उस एग्रीमेंट के, उन्हीं के गुड्स पर को इस ट्रेडिंग में शामिल करें। समझ गए? तो देखिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन इज़ यूजुअली डिटर्मिन्ड बाय 2 क्राइटेरिया। नंबर 1, वैल्यू एडिशन और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एंड 2,
चेंज ऑफ टैरिफ हेडिंग एट 4 डिजिट लेवल। रूल ऑफ ओरिजिन जो होते हैं इसमें जनरली 2 क्राइटेरिया रखे जाते हैं ये तय करने के लिए कि वो कहाँ का प्रोडक्ट माना जाएगा, किस देश का या किस जगह का प्रोडक्ट माना जाएगा। पहला है वैल्यू एडिशन और लोकल कंटेंट। उसमें वैल्यू एडिशन कहाँ हुआ या लोकल कंटेंट यानी कि जिस देश से आ रहा है उस देश से कितना उसमें कंटेंट जुड़ा है। समझे बात? वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू एडिशन उसमें कितना हुआ है उस देश में जहाँ से वो आ रहा है, या लोकल कंटेंट उस देश का कितना उसमें हिस्सा है उस प्रोडक्ट में, उस देश में बना हुआ। तो एक तो ये हो गया क्राइटेरिया वैल्यू एडिशन और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। एंड नंबर 2 चेंज ऑफ टैरिफ हेडिंग एट 4 डिजिट लेवल, या उसका जो टैरिफ हेडिंग है जैसे वो जो भी सामान का हिसाब किताब होता है, लेखा जोखा होता है, ठीक है, उस पर टैक्स वगैरह का, तो उसका कुछ नाम होता है, हेडिंग होता है। तो ये कह रहा है कि उसका हेडिंग जो है एट 4 डिजिट लेवल, अगर वो 4 डिजिट लेवल पर चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे 3 डिजिट में हो गया 100, 200, 300% वगैरह है ना। टैरिफ अगर लगता है 125%, तो कितना है 3 डिजिट, 200% 3 डिजिट। अगर 4 डिजिट लेवल का चेंज हो रहा है टैरिफ में तो वो उसको माना जाएगा कि उसी देश का प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये टेस्ट किया जाता है रूल ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो शुरू हुआ, पैदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे वो देशों के बीच में हो या राज्यों के बीच में हो, किसी के बीच में हो सकता है, तो उसमें ये जो रूल ऑफ ओरिजिन होता है कि ये है ओरिजिन का नियम, यानी कि कौन प्रोडक्ट किस जगह का है, किस देश का है, इसको कैसे तय किया जाएगा। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल, ठीक है, सैमसंग का मोबाइल कहीं से आ रहा है। अब सैमसंग का मोबाइल जो है वो इंडिया में बिक रहा है या कहीं से आ रहा है, तो वो माना जाए उस देश का है कि जहाँ बना है, या जिस देश से आ रहा है वहाँ का कैसे तय किया जाए कि वो कहाँ का होगा। यही सब दिए गए हैं इस रूल्स ऑफ ओरिजिन में। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से उन पर टैक्स वगैरह लगता है। और टैक्स फ्री ट्रेड, ये जो एक्चुअली इससे पहले एक टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या और कई तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आपको ज़्यादा जानने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको बताया था पहले कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है देशों के बीच में जब वो फ्री ट्रेड अलाउ करते हैं, यानी कि लगभग टैक्स बहुत ही कम, नहीं के बराबर कर दिए जाते हैं, कि हम दोनों या कई कंट्रीज अगर आपस में करते हैं कि हम लोग में ट्रेड जो है बिल्कुल फ्री होगा, आसानी से कोई भी ला के यहाँ बेच सकता है, यहाँ से वहाँ ले आके बेच सकता है, उस पर नहीं के बराबर टैक्स होगा। क्योंकि टैक्स लगने से बाधा होती है, क्योंकि टैक्स जब लगता है तो आदमी सोचता है कि अरे वहाँ मैं बेचूं कि नहीं बेचूं, क्योंकि टैक्स लगेगा, मेरा दाम बढ़ जाएगा, तो वहाँ बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं। तो सब फ्रीली एक दूसरे देश में ट्रेड कर सके, इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है देशों के बीच में। तो अब उन ट्रेड एग्रीमेंट्स तो वो साइन होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के लिए। अब कई बार दूसरे देश उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो उसका मेंबर नहीं है, तो इसको ही रोकने के लिए, या और किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो कि भाई ये सामान कहाँ का है, इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वगैरह, इसके लिए ये रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं हर ट्रेड एग्रीमेंट में। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब इसमें कहा जा रहा है कि रूल ऑफ ओरिजिन इज़ यूजुअली डिटर्मिन्ड बाय 2 क्राइटेरिया। ये 2 क्राइटेरिया पर तय किए जाते हैं। नंबर 1
वैल्यू एडिशन और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया से, या मान लीजिए इंडिया में जैसे अभी मैंने बताया कि मान लीजिए इंडिया के आसपास के जो देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। अब मान लीजिए कि नेपाल से कोई यहाँ सैमसंग का मोबाइल आ रहा है, तो वो अब किस देश का, क्या उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं, क्या होगा? तो क्या नेपाल में उसमें वैल्यू एडिशन किया गया है क्या? तो पता चला कि नहीं, वहाँ तो सिर्फ वह कहीं दूसरे चाइना या कहीं से बन के मोबाइल वहाँ आया और वहाँ से यहाँ भेजा गया, तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। क्या उसमें कोई लोकल कंटेंट जोड़ा गया? क्या वहाँ से कुछ उसमें जोड़ा गया? तो नहीं, कुछ नहीं जोड़ा गया, तो वो नेपाल का प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा है चेंज ऑफ टैरिफ हेडिंग एट 4 डिजिट। ये तो मैंने आपको बताया कि जो टैरिफ रेट है वो अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, 4 डिजिट में चेंज हो रहा है, तब उसको माना जाएगा कि हाँ उसी देश का है। तो बेसिकली फर्स्ट ही वाला ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है, वैल्यू एडिशन और लोकल कंटेंट। जैसे मैंने बोला आपसे कि इंडिया में मोबाइल्स काफ़ी सारे, अब जैसे होता क्या है देखिए इसमें कि कई देश जो हैं, जैसे इंडिया है, तो वो बहुत, जैसे मोबाइल यहाँ हमारे यहाँ बन रहा है, तो मोबाइल बन कैसे रहा है कि हमारे यहाँ जो उसके छोटे पार्ट्स होते हैं वो इंपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ आके उसको असेंबल कर दिया जाता है, कस दिया जाता है और उसको बेचा जाता है। ठीक है, जैसे सैमसंग के मोबाइल इंडिया में बन रहे हैं, तो थोड़े उसका पार्ट्स यहाँ बन रहा है, वो उसके मोबाइल के पार्ट्स जो हैं वो बाहर से यहाँ बन के आ रहे हैं, चाहे वो जहाँ से बन रहे हैं, ताइवान, कोरिया, चाइना, जहाँ से। अब यहाँ उनको असेंबल कस दिया जा रहा है सभी पार्ट्स को, ठीक है, और बेचा जा रहा था। तो इसमें ये कहता है कि क्या वैल्यू एडिशन हुआ है? तो हाँ, वैल्यू एडिशन तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पार्ट्स इंपोर्ट किए गए, उनको कसा गया मोबाइल के रूप में, तो नेचुरल है वैल्यू एडिशन हुआ। पहले यहाँ मोबाइल तो आया नहीं, यहाँ तो आया उसके जो भी पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, स्क्रीन हुआ, स्पीकर हुआ, इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ असेंबल किया गया, तो ये हुआ, तो वो माना जाएगा कि इंडिया का प्रोडक्ट। लेकिन मोदी ने इसमें देखा कि भाई हम तो जो है ये खाली हम लोग असेंबल करने वाले बन जा रहे हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो डेवलप हो नहीं रहा है। तो उन्होंने एक नियम बना दिया मेक इन इंडिया के तहत कि जो भी कंट्री यहाँ सामान बेचना चाहती है असेंबल करा के, उसको मिनिमम 10 या 20% जो पार्ट है वो यहाँ बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा हमारे देश में। ठीक है, उन्होंने एक इसमें नियम बना दिया कि, क्योंकि देखिए हो क्या रहा था कि सैमसंग कंपनी का पार्ट से यहाँ आ जा रहा था और यहाँ कस के और वो कसा के असेंबल होके और बिक रहा था सैमसंग, तो उसमें हमारा वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, और हो भी रहा था तो हमारे यहाँ इकोनॉमी का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था, सामान वहाँ से आ रहा है, यहाँ कसा के बिक रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ का डेवलप नहीं हो रहा था। तो उसको करने के लिए कि हमारे यहाँ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, तो उसको करने के लिए उन्होंने नियम बना दिया कि जो भी विदेशी कंपनी यहाँ सामान बेचना चाहती है, मतलब यहाँ बेचे या यहाँ से कहीं और बेचे, जैसे इंडिया में असेंबल हो रहा है तो वो आसपास के देशों में भी जा रहा है, सभी देशों में, एशिया में जा रहा है, तो उसके लिए आपको 10 to 20% जो उसका पार्ट है वो यहाँ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो सैमसंग कंपनी ने क्या उपाय निकाला कि भाई अब अचानक से एक दिन में नई नई बड़ी फैक्ट्रियाँ तो खड़ी हो नहीं जाएंगी, जैसे जो
चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग या पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग करने के अचानक से तो हो नहीं जाएगा यहाँ फैसिलिटी अगर नहीं है तो उन्होंने क्या किया है कि चार्जर जो है, जो कि यहाँ बनते हैं, बन सकते हैं, चार्जर जो है यहाँ बनाना शुरू कर दिया है। समझ गए? तो जो भी अभी वो मोबाइल्स या टैब ये सब सप्लाई कर रहा है, अभी तो देखिए चार्जर देना भी बंद कर दिया। हमको लगता है कि शिकायत हुआ होगा इसीलिए नहीं बंद कर दिया है। आपको जो नहीं दिया है टैब में, उसका ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखे कि हम लोग लिए थे चार्जर और बहुत जल्दी वो शॉर्ट हो जा रहा था, क्योंकि वो मेड इन इंडियन चार्जर्स, मोबाइल रहता था बाहर का कहीं का जो है बना हुआ और चार्जर रहा का। तो मेरा भी एक चार्जर शॉर्ट हो सकता है, इसी वजह से कंप्लेंट्स आ रहा था काफ़ी इंडियन मेड पार्ट्स का, तो इसीलिए हो सकता है आपको चार्जर नहीं दिया है। तो अब ये सैमसंग कंपनी क्या कर रही थी कि चार्जर जो है यहाँ की कंपनी से बनवा ले रही थी, तो उससे उसका सेटिस्फाई हो जा रहा था ये कंडीशन कि आपका लोकल कंटेंट है उसमें प्रोडक्ट में, तो माना जाएगा कि इंडिया का प्रोडक्ट है, तो इंडिया के हिसाब से उस पर टैक्स वगैरह लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो हाँ, तो ये है आपका रूल ऑफ ओरिजिन। आगे देखिए इसमें वैल्यू एडिशन, value addition requirements stipulate that the goods which are not fully originated from partner countries should have a value addition in terms of raw material, labor cost, etc. as agreed by member countries, usually of 30%. देखिए, वैल्यू एडिशन जो रिक्वायरमेंट यहाँ होता है, स्टिपुलेट मतलब ऐसा कहना, मतलब ऐसा वो कानून में कहता है, नियम मतलब कहता है, बताता है, समझिए। नहीं, कानून तो यहाँ देखिए समझिए, वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट्स मतलब वैल्यू एडिशन की जो यहाँ आवश्यकता है इस नियम में, वो ये कहता है कि जो गुड्स है जो कि पूरी तरह पार्टनर कंट्रीज़, यानी पार्टनर कंट्रीज़ बोला जो मेंबर हैं, वो अगर पार्टनर कंट्रीज से पूरी तरह ओरिजिनेट नहीं कर रहा है, यानी वहीं नहीं बन रहा है पूरी तरह, तो शुड हैव अ वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट एट्सेट्रा। तो कहने का मतलब है कि वहाँ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में वैल्यू एडिशन हो या लेबर कॉस्ट, मतलब उस पर कुछ काम होगा तो लेबर कॉस्ट लगेगा, लेबर कॉस्ट के रूप में वैल्यू एडिशन हो, एज एग्रीड बाय मेंबर कंट्रीज, जैसा भी मेंबर कंट्रीज द्वारा आपस में तय किया गया हो, यूजुअली ऑफ 30%, जनरली 30% का कम से कम वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में आ रहा है सैमसंग का पार्ट्स, वो कसा जा रहा है तो असेंबल हो रहा है, तो उसका वैल्यू एडिशन 30% से ज़्यादा हो जाता है, तो माना जाएगा कि वो इंडिया का प्रोडक्ट। तो वही कहा जा रहा है कि या तो रॉ मटेरियल के रूप में उसमें वैल्यू एडिशन हो कि जो आया उसमें आपने अपने यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ किया जो 30% से 30% या उससे ज़्यादा है, तो चाहे रॉ मटेरियल के रूप में हो, लेबर कॉस्ट के रूप में हो, यानी उस पर कोई प्रोसेसिंग किया गया, कोई काम उसमें कसा गया या कुछ उसको असेंबल किया गया, जो भी कुछ किया गया, लेबर कॉस्ट एट्सेट्रा यूजुअली ऑफ 30%। ठीक है, तो यही जैसे अभी मैंने आपको बोला कि सैमसंग का है, तो प्रोडक्ट इंडिया का तभी माना जाएगा जब इंडिया में उसमें 30% कम से कम वैल्यू एडिशन हुआ हो। ठीक है, तो समझ गए ये वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको हेवेल्स का बताया था, कल बताया था ना हेवेल्स का कहानी, तो हेवेल्स का था, मान लीजिए कि वो हेवेल्स प्रोडक्ट यहाँ बेच रहा है, तो ये नियम कहता है कि भाई चूँकि हेवेल्स का मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रहा है यहाँ, मैं तो बताया आपको कहानी कि वो कहीं कहीं से ले आ रहा है सामान बना हुआ, तो इंडिया का तभी माना जाएगा जब उसमें 30% वैल्यू एडिशन हुआ हो।
तो हेवेल्स उसको क्या करता है, बोले आपको लिपा पोती कर देगा, रंग पेंट अच्छे से कर देगा, अच्छे से पैकेजिंग कर देगा, थोड़ा उसका कवर वगैरह और सुंदर लगा देगा। तो 30% अगर उसमें हो जाता है वैल्यू एडिशन तो वो इंडिया का प्रोडक्ट माना जाएगा और वो जो भी एग्रीमेंट है उसके कानून को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ है टैरिफ हेडिंग रिप्रेजेंट्स द कोड असाइंड टू वेरियस प्रोडक्ट्स अंडर हार्मोनाइज्ड ये ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स यूनियन विच इज़ कॉल्ड एज हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम। द फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ कोड आर कॉल्ड हेडिंग, द सब्सिक्वेंट डिजिट्स आर कॉल्ड एज सब हेडिंग। ये है चेंज ऑफ टैरिफ हेडिंग मीन्स अ प्रोडक्ट दैट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ कंट्री should be codified in different heading when exported, that is a product should be converted into another product। दूसरा जो था उसमें, ठीक है, जो दूसरा क्राइटेरिया था कि टैरिफ हेडिंग जो है वो 4 डिजिट का कम से कम चेंज होना चाहिए। तो ये एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड के नियम कानून से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो भी सामान किसी देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसका कोडिंग किया जाता है सामान का आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसमें जो फर्स्ट 4 डिजिट होते हैं उस कोड के, वो ये बताता है कि वो किस देश से सामान वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है, देखिए कि बीच में देखिएगा इस पैराग्राफ के 4th लाइन में, चेंज ऑफ टैरिफ हेडिंग मीन्स a product that does not originate from a country should be codified in different heading when exported। तो कह रहा है कि अगर वो कोई सामान जो उस देश से नहीं बन रहा है, अगर वो उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो कहीं और भेजा जा रहा है, तो उसका जो हेडिंग है वो चेंज करना होगा। दैट इज़ अ प्रोडक्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अनदर प्रोडक्ट, यानी उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट के रूप में उसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देख के समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, द कोड ऑफ लाइव बोवाइन एनिमल्स इज 0102। बोवाइन एनिमल्स कहते हैं गाय के फैमिली को, गाय भैंस ये सब जो हैं बोवाइन एनिमल्स कहे जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द कोड ऑफ लाइव जिंदा बोवाइन एनिमल्स इज 0102, ठीक है। जिंदा गाय अगर बेचे जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, तो उनका कोडिंग का फर्स्ट जो हेडिंग होगा वो होगा 0102। टू बी एक्सपोर्टेड इट मे बी प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड एज फ्रोजन मीट ऑफ बोवाइन एनिमल्स फॉर विच कोड इज़ 0202। अब मान लीजिए कि उनका मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर गाय का मीट, जैसे बहुत सारे देशों में होता है, गाय का जो मांस है वो बीफ जिसको कहते हैं, ये सब तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ जो है उसको उसका कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा, हेडिंग चेंज करना होगा। टू बी एक्सपोर्टेड इट मे बी प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड एज फ्रोज़न मीट ऑफ बोवाइन एनिमल्स। जो जमाया हुआ मीट होता है, ठंडा किया हुआ, मतलब फ्रोज़न रूप में है मीट ऑफ बोवाइन एनिमल्स, उस रूप में कन्वर्ट करके फॉर विच कोड इज़ 0202, जिसका कि कोड अलग है 0202, ठीक है। तो अलग प्रोडक्ट हो जा रहा है, तो इस तरह से उसको तो वो कहा जा रहा है। तो ये है आपको रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ जो इस बार क्वेश्चन आया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। इसी बार के पेपर में आया था, देखिए इस बार का है क्वेश्चन पेपर।
मिला क्वेश्चन? देखिए इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बाद होगा यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला जो क्वेश्चन उसके बाद। हम्म देखिए मिला क्वेश्चन। 63। तो एक मिनट। देखिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूल्स ऑफ ओरिजिन। नंबर 1, रूल्स ऑफ ओरिजिन आर क्राइटेरिया needed to determine the national source of a product। सही है कि गलत है? सही है, यही तो है ना कि वो किस देश का कौन सा देश सोर्स है कोई प्रोडक्ट का, यही तो तय करता है। ये बोल रहा है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन आर क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमिन, तय करना, द नेशनल सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का सोर्स कौन सा नेशन है, कौन सा देश है, यही तय करता है। तो सही है फर्स्ट। सेकेंड है रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसीज टू नो व्हाट रेगुलेशंस एंड फीस अप्लाई टू ए गिवन प्रोडक्ट। ये भी सही बात है। अभी हमने पढ़ा कि उसको कोई भी प्रोडक्ट जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एक कोडिंग किया जाता है, तो वो कोडिंग उसको तय करता है कि किस देश का है, किस कैटेगरी का है, उस पर क्या टैक्स वगैरह लगेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड है दीज आर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। ये तो सही है, हिसाब किताब के लिए होता है कि कौन सा कहाँ से आया, कितना आया सामान, कितना उस पर टैक्स लगा, ट्रेड का आंकड़ा वगैरह तय करने के लिए यूज़ किया जाता है। Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the sources of imports। ये भी सही बात है कि जो भी एग्रीमेंट होते हैं उस पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है या टैक्स लगाया जाता है तो वो ये इस आधार पर होता है कि वो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से वो आ रहा है, सोर्स क्या है उसका प्रोडक्ट का। तो अभी तो मैंने बताया कि इसी के लिए ये आया ही रूल्स ऑफ ओरिजिन, ताकि ये सही से तय किया जा सके कि कौन सा सामान किस देश का प्रोडक्ट है और उस पर जो है कौन से टैक्स लगेंगे या कौन से नियम कानून अप्लाई होंगे, रिस्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसमें ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है,
तो ये देखिए इसी बार आया था क्वेश्चन, तो ये यहाँ से हम इसको, हाँ बुक आ गया, तो ये जो है यहाँ पर यही बता रहा है, ठीक है। तो ये इसमें आपको मिल जाएगा, ये सारा दिया हुआ है। तो ये हो गया रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो कि फॉरेन ट्रेड में जो है यूज़ होता है। अब तो इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब और एडवांस रूप में यूज़ हो रहा है, क्योंकि चलिए उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। दूसरा एक हमारा बचा हुआ है बैंकिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड, जो है बैंक्रप्सी कोड, हाँ वो एक छोटा सा बचा हुआ, उसको भी हम अभी करा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। नहीं फिर कुछ नहीं, यही मुझे आज ध्यान आया कि जो है ये छूट गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, हाँ उसको मैं 1 मिनट आपको, इसमें एक्चुअली मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया था कि जो है कंपनियां क्या कर रही थी कि कई बार फ्रॉड कर रही थी, अपना जो उनका हिसाब किताब होता है उसको बैलेंस शीट कहा जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट, जिसमें उनका कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, ये सब, तो उसको बैलेंस शीट कहा जाता है, ठीक है। तो उसको वो क्या कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ी कर रहे थे, ठीक है। तो क्या गड़बड़ी कर रहे थे, नहीं उसमें हम नहीं जाना है हमको, अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि ये बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कोड क्या है, ठीक है। तो देखिए उसको यहाँ कहा गया है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। जो कंपनियों का फ्रॉड है अपना हिसाब किताब में, उसको यहाँ TBS प्रॉब्लम कहा जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो द गवर्नमेंट, देखिए सेकेंड लाइन में ऊपर, द गवर्नमेंट हैज़ फॉलोड अ 2-pronged पॉलिसी टू टैकल द TBS प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि सरकार ने उस कंपनियों के बैलेंस शीट में, यानी कि वो दिखाते कुछ और हैं, ठीक है, घाटा फ़ायदा वो अलग से दिखाते हैं और पता चलता है कि सही में अलग है, गलत उसका कुछ और ही फ़ायदा हो रहा है। तो यानी प्रॉफिट और लॉस की हम बात कर रहे हैं कंपनी के। तो उसके लिए दो तरह का जो है 2-pronged मतलब 2 चीज़ों को फोकस करने वाला पॉलिसी अपनाया इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। फर्स्ट, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑफ फर्म्स। पहला इसने जो काम किया इनको, इस कंपनियों, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बड़े बड़े ऐसे फर्जीवाड़े कर रही थी, ठीक है। तो उसके लिए इसने, सरकार ने पहला ये काम किया कि ये कानून पास किया, बनाया नियम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर टाइम बाउंड रिजोल्यूशन, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम में उसको ठीक करना, गड़बड़ को, रिजोल्यूशन, टाइम बाउंड मतलब गिवन टाइम में, टाइम से बंधा हुआ, रिजोल्यूशन मतलब उपाय करना, ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑफ फर्म्स, यानी जो फर्म्स का इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होता है, कोई फर्म जो है जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी अपने जो लायबिलिटीज़ हैं उनको वो सर्विस नहीं कर पाता है, चुका नहीं पाता है, तो उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, और उसकी फिर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स शुरू किया जाता है, ठीक है। कि अगर वो अपना पैसा जो उनका लायबिलिटी है वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसको कैसे पैसा चुकाया जाएगा, उसका पूरा प्रक्रिया शुरू किया जाता है, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। समझ गए। तो सरकार ने ये नियम बनाए कि ताकि गिवन टाइम, फिक्स्ड टाइम में उसका जो भी, क्योंकि भाई अब जो लोग उसको पैसा लगाए थे उसमें या उसको उधार दिए थे, वो तो अपना पैसा खोजेंगे ना, और वो सरकार को कहेंगे कि भाई आप हमारे पैसे का हिफाजत कीजिए, आप सरकार हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों का पैसे का आप सुरक्षा करें, कि कोई उसका पैसे के साथ धोखाधड़ी नहीं करे। जैसे एग्रीमेंट किया जाता है ना,
कोई भी एग्रीमेंट होता है तो अब उसके बाद अगर वो फॉलो नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कोई रेंट पर दिया, हम ही कोई फ्लैट लगाए रेंट पर, किराया नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई इसका देखिए, इस पर केस चलता है कि हमारा क्यों नहीं दे रहा है, इससे कहा जाए कि दे, या जो भी उसमें कार्रवाई होगी किया जाए। तो उसी तरह से अगर कंपनीज जो हैं जो अपने लायबिलिटीज़ को, जैसे मान लीजिए सैलरी देना है एम्प्लॉयज़ को, पैसा नहीं दे रहा है, तो उस एम्प्लॉयज़ का कौन देख रेख करेगा कि पैसा उनको मिल, तो सरकार का काम है। तो ऐसे में सरकार जो है वो उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करती है और उसको फिक्स्ड टाइम में, क्योंकि अब पता चला मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, पैसा का घोटाला करके और पार हो गया, तो अब लोगों का जो पैसा है उसमें फंसा हुआ, वो लोगों को, लोग तो भाई माथा पर चढ़ जाएंगे सरकार के, हमें पैसा चाहिए, हमारा पैसा डूब गया, तो उनको भी तो गिवन टाइम में पैसे की ज़रूरत चाहिए ना उनको। आप लटका देंगे कि अच्छा दे रहे हैं करते हुए, तो लोग क्या करेंगे। तो उसी के लिए गिवन टाइम में, फिक्स्ड टाइम में उसका रिजोल्यूशन किया जाए उसका, ताकि उसका प्रॉपर्टी वगैरह को जैसे भी नीलामी करके या और तरीके से उसको डिस्पोज करके, जिनका भी देनदार हैं, जिनका पैसा चुकाना है, उसका पैसा सब चुकाया जा सके। इसके लिए ये नियम लाए गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, तो बाकी आगे का छोड़ दीजिए, सेकंड स्टेप क्या किया सरकार ने, उससे अभी हमको मतलब नहीं है। तो अब नीचे देखिए आते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, 2016 में लाया गया था ये। देखिए अब समझेंगे हम लोग। इंसॉल्वेंसी टेक्स प्लेस वेयर द डेटर इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे इट्स लोन्स टू क्रेडिटर्स। देखिए एक लाइन में आपको सिंपल समझाया, इंसॉल्वेंसी क्या होता है। इंसॉल्वेंसी टेक्स प्लेस वेयर द डेटर का मतलब जो उधार लिया, इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे इट्स लोन टू क्रेडिटर्स। जिसने उधार दिया था उसको लोन उसका अगर चुका नहीं पाता है तो उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, बैंकरप्सी इज द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। बैंकरप्सी क्या है कि जब हम कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे भी पैसा लिया था या जिसको देना है, तो हम कानूनी रूप से खुद को डिक्लेयर करते हैं कि हम दिवालिया हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम पर कोई अननेसेसरी दबाव नहीं दे सकता है, मतलब हम घोषित कर दिए कि हम दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। तो देखिए दोनों टर्म समझिए। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है जब कोई कंपनी अपने कर्ज चुका नहीं पाती है जिससे ली है, और उसको जब, तो ये तो इंटरनल सिचुएशन है। ठीक है, बाहर पब्लिक को कोई पता नहीं है कि क्या है। कोई कंपनी है, काम कर रही है, उसको घाटा हो रहा है, तो वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रही है, तो वो उसकी एक सिचुएशन है कि इंसॉल्वेंसी है या इंसॉल्वेंट हो गया है। लेकिन जब वो उसको सरकार के सामने डिक्लेयर करती है या बैंकों के सामने डिक्लेयर करती है कि भाई हम बैंकरप्ट हो गए, हम दिवालिया हो गए, मतलब अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि लोग कर्ज नहीं चुका पाते हैं, फिर भी अपना कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं कि ठीक है सर थोड़ा और टाइम दे दीजिए, या हम कोशिश में लगे हुए हैं कहीं से और जगह से उधार लेके आपको हम चुका देंगे, ये कर देंगे, मतलब वो कोशिश में लगे रहते हैं। और ये बैंकरप्ट होना हुआ मतलब अब हम हार मान लिए कि हमसे नहीं हो सकता है भाई, अब जिसको जो करना है करो। समझ गए? हाँ, बैंकरप्ट हो कि जब आदमी हार मान लिया, हाथ अपना उठा देता है कि अब हमसे नहीं चुका सकते हैं पैसा, अब जिसको सरकार करे या जिसको जो करना है वो उपाय करे। तो वो, हाँ मतलब वो ऐसे हाल में जब हम नहीं चुका पा रहे हैं और चुका भी नहीं सकते हैं, तो आदमी क्या करता है कि समाज के सामने, बैंकों के सामने, सरकार के सामने अपने आप को एक तरह से घोषित करता है कि हम बैंकरप्ट हो गए, हम दिवालिया हो गए, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम नहीं चुका पाएंगे। समझ गए? इट इज़ अ पब्लिक डिक्लेरेशन
ऑफ इंसॉल्वेंसी। समझ में आई बात? देखिए, इंसॉल्वेंट बहुत होते हैं लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि आज ना कल पैसा आएगा, हम चुका देंगे, या कोई और तरीका अपना अपनाते रहते हैं, कोई और काम में कुछ और कोशिश कर रहे हैं, कहीं से पैसा आ जाएगा उसको चुका देंगे। तो वो इंसॉल्वेंट है लेकिन बैंकरप्ट नहीं है। बैंकरप्ट वो है जिसको कोई उम्मीद नहीं और उसने अपना हाथ उठा दिया, उसने डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट के सामने, पब्लिक के सामने कि हम बैंकरप्ट हो गए, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? हाँ, तो यही कह रहा है कि ऑन अदर हैंड बैंकरप्सी इज द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। सो देखिए यहाँ बता रहा है, सो द फॉर्मर इज अ फाइनेंशियल कंडीशन एंड द लैटर इज अ लीगल पोजीशन। ये कह रहा है कि इंसॉल्वेंसी तो एक फाइनेंशियल कंडीशन है, कभी भी हो सकती है। भाई घाटा फायदा तो होता रहता है बिजनेस में। कभी ऐसा हो जाता है कि अभी पैसा नहीं है, तो जिनको अभी पे करना है लोन, उनको हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हमें कुछ और पीरियड, कुछ और समय दे दीजिए, या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर चुका देंगे। ठीक है, तो वो तो कई बार होता रहता है, वो एक फाइनेंशियल कंडीशन है। एंड लेटर इज़ अ लीगल पोजीशन। लेकिन दूसरा जो बैंकरप्सी है वो एक कानूनी स्टैंड है। हम एक पोजीशन लेते हैं कि अब हम नहीं चुका सकते हैं, कानूनी रूप से हम अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिए। ठीक है, देखिए आगे लिखा भी है, ऑल इंसॉल्वेंसीज नीड नॉट लीड टू बैंकरप्सी। सभी इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी होना जरूरी नहीं होता है। भाई इंसॉल्वेंट है, कल को फिर से काम चल पड़ा, प्रॉफिट हो गया तो चुका दिए कर्ज जो था। ठीक है, कोई हम अपना मॉडिफाई किए, कोई रिफॉर्म किए अपना बिजनेस में, फिर से फ़ायदा कमाने लग गया, बिकने लग गया, तो चुका दिए कर्ज। तो सभी इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी नहीं होता है। बैंकरप्सी तब होता है जब हम सारा उम्मीद हार बैठे हैं, कोई चांस नहीं होता है, और आदमी अपना हाथ उठा देता है कि अब हमसे ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड बैंकरप्सी। इट इज़ अ लीगल पोजीशन, लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। The IBC code was enacted by Indian Parliament in the year 2016। IBC कोड जो है, ये जो नियम हैं, ये बनाए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, कानून बनाए गए थे साल 2016 में। ठीक है, द IBC हैज़ अ सीक्वेंशियल प्रोसीजर ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, फेलिंग विच इट लीड्स टू बैंकरप्सी। तो आईबीसी में एक प्रोसीजर तय किया गया है सीक्वेंस के रूप में कि इसके बाद ये किया जाए, इसके बाद ये किया जाए, ताकि उसका जो इंसॉल्वेंसी है, जो कर्ज चढ़ गया है, वो चुकाया जा सके। अगर वो नहीं हो पाता है, फेलिंग विच इट लीड्स टू बैंकरप्सी, तब उस कंपनी को बैंकरप्ट के कैटेगरी में डाल दिया जाता है और फिर आगे का कार्रवाई शुरू होता है। पहले कोशिश किया जाता है कि किसी तरीके से उसका कर्ज को चुकाया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए कई तरीके बताए गए हैं इसमें। अगर वो तरीके नहीं हो पाते हैं, तब फिर इसको बैंकरप्ट, दिवालिया, और फिर उसकी नीलामी वगैरह की जो भी प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऊपर हेडिंग आपको दिया हुआ है। हाँ, द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी आर सॉल्विंग। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि मोटे तौर पर इसको क्यों लाया गया। द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी आर सॉल्विंग द ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम, जो अभी आपको बताया था कि ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम कहते हैं उसको, वो प्रॉब्लम। डेवलपिंग अ रोबस्ट कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट, एक बढ़िया कॉरपोरेट बॉन्ड का मार्केट डेवलप किया जाए हमारे यहाँ। बॉन्ड आपको बताया था, जैसे शेयर होते हैं वैसे बॉन्ड जो होते हैं वो लोन की तरह होते हैं, समझ गए। जैसे शेयर हैं, शेयर में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, बॉन्ड में लीगल ऑब्लिगेशन होता है। जैसे आपने शेयर लगाया किसी कंपनी में और कंपनी डूब गया, घाटा में चला गया,
तो आपका शेयर तो डूब गया, तो वहाँ कंपनी का कोई लीगल यानी कानूनी रूप से वो बाध्य नहीं है आपका पैसा लौटाने के लिए। लेकिन बॉन्ड में जो है वो कानूनी लीगल वो होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि जिसका बॉन्ड जो लोग खरीदा हुआ है उसका पैसा चुकाना ही पड़ेगा। वहाँ कानूनी रूप से बंधे होते हैं पैसा पहले, ठीक है। तो बॉन्ड बताया था आपको कि स्पेशल एक समझिए शेयर की तरह, वो लोन की तरह लिया जाता है बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें जो है आपको सबसे पहले, अगर कंपनी घाटे में जा रही होती है, डूबती है, नीलामी होता है, तो सबसे पहले उससे जो पैसे मिलते हैं वो बॉन्ड वालों को पहले पैसा दिया जाता है, जिन्होंने बॉन्ड खरीदे होते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि डेवलपिंग अ रोबस्ट कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट, यानी कंपनियों का एक बॉन्ड्स का जो मार्केट है खरीद बिक्री का, वो एक बढ़िया मार्केट ऐसा डेवलप किया जाए। देखिए, कोई बॉन्ड क्यों खरीदेगा? जब उसको विश्वास होगा तब ना कि हाँ भाई ये मेरा पैसा चुका देगा, ठीक है। तो बॉन्ड जो है, अगर उसको लगेगा कि कंपनी का पैसा डूब जाएगा तो वो क्यों बॉन्ड उसका लेगा? नहीं लेगा। तो जब सरकार इस कानून को लाया ताकि एक तरह से लोगों को निश्चिंत किया जा सके कि उनका पैसा सरकार डूबने नहीं देगी, वो बेफिक्र होकर कंपनियों के बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर उनका कोई घाटा होगा या पैसा डूबेगा होगा तो सरकार उसको चुकाएगी। समझ गए बात? इसके लिए कानून लाया गया। इम्प्रूविंग द क्रेडिट एनवायरनमेंट, उसी तरह उधार का जो लेने देने का माहौल है उसको और सुधार किया जाए। भाई जैसे जो लोन देते हैं बैंक वगैरह, वो भी घबराते हैं कि पैसा लेके भाग गया तो फिर हमारा पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा। तो उसको भी एक गारंटी देने के लिए कि आप निश्चिंत होकर दीजिए लोन, हम हैं, सरकार देख रेख करेगी। तो इम्प्रूविंग द क्रेडिट एनवायरनमेंट, स्ट्रीमलाइनिंग द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियां जो इंसॉल्वेंट हो जाती हैं तो उसको रिजॉल्व करने की जो प्रक्रिया है उसको बड़ा ही एक सिस्टमेटिक बनाया जाए। क्योंकि देखिए, नेचुरल है, जब आप स्टार्टअप इंडिया और ये सब कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करें, सेल्फ एम्प्लॉयड बने, अपनी कंपनी स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स करें, तो वहाँ पर है कि स्टार्टअप बहुत सारे होंगे तो वो फ़ायदे में भी चलेंगे, घाटे में भी होते हैं। सभी स्टार्टअप फ़ायदे में तो नहीं जाते हैं। तो अब लोग जो है वहाँ भी हिचकिचाएंगे शुरू करने में भी, ठीक है, कि भाई अगर घाटा हो गया तो क्या होगा। दूसरी तरफ जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, जो पैसा वगैरह उनको दे रहे होंगे, उनको भी मन में डर होगा कि अरे भाई हम पैसा इसको लगाएंगे और इसका घाटा में गया तो पैसा तो डूब ही जाएगा। बेसिकली यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल पाता है, जब तक कि वो अच्छा प्रॉफिट करके नहीं दिखाते हैं। स्टार्टअप्स के सामने यही ना समस्या है कि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, कोई पैसा देने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई डर होता है लोगों को पैसा डूबने का। भाई क्यों देगा? जब कोई कंपनी अच्छा करके दिखाती है तब लोग उसको पैसा देने के लिए दौड़ के आते हैं कि लो भाई हमसे ले लो, क्योंकि वो देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा फ़ायदा कमा रही है। तो इस चीज़ को जो है मतलब आसान कर दिया जाए ताकि कोई लोग डरे नहीं कि हम घाटे में जाएं, फ़ायदे में जाएं। घाटे में भी जाएंगे तो सरकार हमारा देखरेख करेगी। तो वही कहा है कि स्ट्रीमलाइनिंग द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, प्रिवेंटिंग वैल्यू डिस्ट्रक्शन इफ़ देयर इज़ कॉरपोरेट डिस्ट्रेस। और अगर किसी तरह का उसके कामकाज में अगर दिक्कत आती है कंपनी को, तो उस कंपनी का एसेट को बचाया जा सके, उसको डिस्ट्रक्शन से रोका जा सके, उसका वैल्यू डिस्ट्रक्शन से रोका जा सके। ये मैंने आपको समझाया था पहले, नीलामी वगैरह बोला था कि ऑन पॉन दाम में उसके बिक जाते हैं संपत्ति, या कई बार उसके शेयर के वैल्यू अननेसेसरी गिरने लगते हैं, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है कंपनी का, ठीक है। पता चला 100 करोड़ कल का वैल्यू था और अचानक से उसका घाटा उटा लगा, उसका शेयर का दाम गिरने लग गया, पता चला 25 करोड़ पर आ गया, 20 करोड़ पर आ गया, 80 करोड़ उसका वैल्यू ख़त्म हो गया। तो सरकार जो है ये कोशिश करती है कि जो भाई हर जगह दिक्कतें तो आती ही है कामकाज में, तो दिक्कत आने से उसका वैल्यू डिस्ट्रक्शन नहीं हो, इसको बचाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी ये कानून लाया गया। The IBC code was amended by the government and
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2017 गॉट प्रेसिडेंशियल एक्सेंट ऑन जनवरी 18, 2018। ये एसेंट है, स्पेलिंग में एक्सेंट गलत है, स्पेलिंग ASSENT हो जाएगा, ये सी यहाँ प्रिंट हो है, गलत है। एक्सेंट का मतलब तो बोली होता है, बोलने का तरीका। एसेंट होता है ASSENT, यानी कि राष्ट्रपति की उसको हामी मिल गई, राष्ट्रपति ने हाँ कर दिया, इस बिल एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो 2016 में कानून लाया गया था, फिर से उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था 2017 में, जो कि पास हुआ और उसको राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल गया 18 जनवरी 2018, यानी उस दिन से ये अमेंडेड एक्ट जो है अप्लाई हो गया 18 जनवरी से। देखिए अब यहाँ फिर दिया है जो मैं आपको बता रहा था, वाई वॉज IBC नीडेड, इसकी ज़रूरत क्या थी। हाँ हाँ, आखिर इन नियमों की क्या ज़रूरत थी IBC कोड की। देखिए, बिफोर IBC द बैंक्रप्सी वॉज बीइंग हैंडल्ड अंडर एटलीस्ट 13 डिफरेंट लॉ। उसके पहले जो है अगर बैंक्रप्सी आती थी किसी कंपनी को, तो उसके लिए 13 अलग अलग कानून थे। ठीक है, तो एक तो कन्फ्यूज़न बहुत होता था कि किस कानून के तहत किया जाएगा, क्योंकि 13 कानून थे अलग अलग। द IBC रिपील्ड 2 ओल्डर लॉज, तो IBC ने 2 कानून को, पुराने जो कानून थे उनको तो ख़त्म कर दिया। देखिए कब कब के कानून हैं। द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, जब मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आया था उस समय का है। प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, यानी कि जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे जैसे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये सब, इनके लिए एक अलग कानून था। यहाँ अगर इन शहरों में जो कंपनियों के दिवालिया होते तो उसके लिए एक अलग कानून था। फिर दूसरा था प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, राज्यों में, प्रोविंसेस में अगर इंसॉल्वेंसी तो उसके लिए अलग कानून था 1920 में जो आया था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत पुराने कानून थे जो कब के समय के लिए अलग अलग, बिल्कुल ही अलग सिचुएशन में, ब्रिटिश इंडिया में, और उस समय कुछ और ही हाल था। उस समय के कानून अभी भी चल रहे थे। इन एडिशन इट अमेंडेड 11 लॉज इंक्लूडिंग द कंपनीज एक्ट 2013। इसने साथ ही साथ 11 कानूनों को में सुधार किया, बदलाव किया। ठीक है, 11 कानून जो थे उनमें बदलाव किया, जिसमें कि कंपनीज एक्ट 2000, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये लेटेस्ट एक्ट है जो कंपनियों के बारे में कानून है। इससे पहले 1953 वाला कानून था, 53 में एक आया था कंपनीज एक्ट, उसके बाद ये लाया गया 2013 में कंपनीज एक्ट, जो कि अभी मॉडर्न, जैसे आज के समय में कंपनियां चल रही हैं जिस तरह से, उनके लिए नियम कानून इसमें। तो कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ इसने बदलाव किए। रिकवरीज ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, 1993 का कानून है कि रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अगर बैंक या और इस तरह के फिनेंशियल कंपनी से कर्ज जो अगर रह जाता है उसको कैसे रिकवरी किया जाएगा, उसका कानून है 93 का। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। फिर 1985 का कानून है कि जो अगर बीमार हालत में इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि उनको घाटा वगैरह लग रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करेगी सरकार। ये सब अलग अलग कानून थे जिनमें कि इसने बदलाव किया। अर्लियर इफ़ अ कंपनी डिफॉल्ट्स देयर वर एटलीस्ट 4 डिफरेंट लीगल रूट्स अवेलेबल टू द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, अगर इससे पहले, कानून से पहले, अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट यानी अपना जो पेमेंट करना था उसको नहीं करती थी, कर्ज का या लाइबिलिटी का, तो देयर वर एटलीस्ट 4 डिफरेंट लीगल रूट्स, 4 तरह के कानूनी रास्ते होते थे जो लोग उधार दिए रहते थे या जो लोग उधार लिए रहते थे उनके लिए। क्या तरीके थे? 4। हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट में जा सकते थे। द कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनियों के लिए संस्था होती है जो उसके देखरेख करती है, कंपनी लॉ बोर्ड कहते हैं।
देन बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एक है BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो अगर दिक्कत में आते हैं कंपनियां, उनके देखरेख के लिए ये बोर्ड है। एंड द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, और फिर एक ट्राइब्यूनल है यानी कोर्ट है, कोर्ट जो होते हैं अलग स्पेशल, उनको ट्राइब्यूनल कहा जाता है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल यानी उधार का रिकवरी करने वाला। लोकल कोर्ट नहीं होते हैं, ये नेशनल कोर्ट ही होते हैं, ये इंडिया लेवल पर होते हैं। लेकिन ये जो है जैसे कि ये जनरल कोर्ट से अलग हट के स्पेशल पर्पस के लिए जो होते हैं उनको ट्राइब्यूनल कहा जाता है। इनका भी दर्जा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ही तरह होता है, ठीक है, इनका भी दर्जा कोर्ट की तरह होता है। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही मुद्दों पर, जैसे ये डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, ये खाली उधार का लेन देन पर इसमें मुकदमे सुने जाते हैं। जैसे एक रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल है, तो वो रेलवे का जो क्लेम्स हम लोग करते हैं, मान लीजिए ट्रेन कैंसिल हो गया है या हमको जो हम सुविधा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो हम केस करते हैं। तो इस तरह का जो भी रेलवे का केस होता है वो खाली वहाँ सुना जाता है, उसको कहते हैं रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल। उसी तरह कंपनियों के अभी है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, CLT। कंपनियों के कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके लिए, तो स्पेशल पर्पजेज़ के लिए जो कोर्ट होते हैं, जहाँ केवल उन्हीं, जैसे आप हाई कोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ों पर केस कर सकते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ खास मुद्दों पर ही केस वगैरह डील किए जाते हैं, उनको ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे है कैट बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट होते हैं। इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर सरकार से कोई शिकायत है तो वो सरकार के खिलाफ इसमें केस करते हैं, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सरकार से कोई शिकायत है, वो सरकार पर कोई केस करते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो उसमें SAT होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, समझ गए। तो वहाँ वो सरकार के खिलाफ केस किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं देश में। तो स्पेशल कोर्ट समझिए जो है, तो ये है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जहाँ कर्ज को उगाही वापस लेने, रिकवरी करने से जुड़े हुए मामले उसमें फाइल किए जाते हैं। तो ये 4 जगह जो है, जैसे अगर कोई कंपनी पैसा नहीं चुकाती थी तो ये 4 रास्ते होते थे दोनों के लिए, जो उधार लिया है या उधार दिया है। हाई कोर्ट के पास वो केस कर सकते थे, कंपनी लॉ बोर्ड में जा सकते थे, BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में जा सकते थे, या डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जा सकते थे। अब होता क्या था, देखिए, इट लेड टू ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन गिविंग राइज टू पोटेंशियल ऑफ सिस्टमैटिक डिलेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब होता क्या था कि अब एक कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता था कि ये मामला हाई कोर्ट में देखा जाएगा कि कंपनी लॉ बोर्ड में इसको जाना चाहिए, कि BIFR में जाना चाहिए, कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में होना चाहिए। कई बार होता था कि भाई डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल कुछ फैसला दिया, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में चला गया, या हाई कोर्ट में कुछ फैसला हो गया तो उसके खिलाफ वो कंपनी लॉ बोर्ड में चला गया, या कंपनी लॉ बोर्ड ने कुछ फैसला दिया तो हाई कोर्ट में। मतलब एक दूसरे का ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होता था, कन्फ्यूज़न था। 4 अब किस में जाएगा, किसका अधिकार कितना होगा, किसके खिलाफ अपील कहाँ सुना जाएगा, ये सब को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। तो उससे एक तो बहुत डिले हो जाता था प्रोसीजर। पता चला कंपनी लॉ बोर्ड में केस चल रहा है, अब उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में कर दिया, अब फिर मामला खिंचा रहा है, तो बहुत ज़्यादा मामला लंबा खिंच जाता था। सच डिलेज लेड टू डिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व। तो डिले होने के कारण होता था कि जो कंपनी जो इसमें जिसके खिलाफ चल रहा है कार्रवाई, उसका जो है डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाता था, इतने लंबे समय में उसका वैल्यू सब खत्म हो जाता था, गिर जाता था। दस मेकिंग द इंसॉल्वेंसी नेगोशिएशंस रिडंडेंट। तो अब एक तरह से ये फिर कर्ज चुकाने की बात ही ख़त्म हो जाती थी। मान लीजिए कि कोई 100 करोड़ की कंपनी है और उसका 10 साल तक खींच दिया। अब 10 साल में हो गया क्या, उसका वैल्यू शेयर का गिरते गिरते पता चला कि 100 करोड़ जो था उसका मान ले 50-60 लाख से ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं। अब उसको बेच भी देगा तो किसका कर्ज चुकाएगा?
100 करोड़ का कंपनी का एसेट था और मान लीजिए वो 10-20 करोड़ लिया हुआ था और उसका गिर गया 50 लाख, अब 50 लाख से क्या होगा? तो ये क्या होता था कि टाइम डिले होने से एसेट्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाता था, जिसके कारण फिर ये बातें बेकार सी हो जाती थी। तो ये भी एक बात था कि जल्दी से जल्दी उसका उपाय किया जा सके। द कॉन्सिक्वेंस वॉज राइजिंग NPAs एंड माउंटिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो जिसके कारण जो बैंक्स होते थे उनके बड़े बड़े लोन वगैरह या उनके एसेट जो फंस जाते थे, पैसा फंसा रह जाता था बिना कोई उपाय के, लौटने का कुछ उपाय नहीं। तो इसके कारण बैंकिंग सिस्टम में बड़ा दिक्कत आ रहा था, इसकी वजह से इसको लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इसमें तो इसमें देखिए, अब देखते हैं IBC इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग। अब IBC का क्या इकोसिस्टम है, यानी कि क्या क्या इसमें क्या सिस्टम है IBC का और कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT is the adjudicating authority and has jurisdiction over companies and other limited liability entities। तो IBC के तहत कर दिया गया कि सिर्फ NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वही एडजुडिकेटिंग यानी जुडिशरी, एक तरह से एडजुडिकेटिंग मतलब होता है कि कौन न्याय कर रहा है, तो कौन फैसला सुनाएगा। तो NCLT इज़ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कंपनियों से जुड़ा हुआ इसके तहत कोई मामला होगा तो वो NCLT में ही उसका सुनवाई होगा, वही फैसला देगा। एंड हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर कंपनीज एंड अदर लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज़। तो कंपनियों के मामले में या LLP बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो भी एक तरह की कंपनी होती हैं। तो मतलब इन पे जो है पूरी तरह से जो अधिकार होगा फैसला करने का वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का होगा, NCLT। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स अदर दैन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। जो DRT था, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो इंडिविजुअल्स, अगर जैसे जहाँ कंपनीज नहीं इंडिविजुअल्स की बात होगी, आदमी की बात होगी, कोई आदमी से उधार अगर लिया है, कंपनी से नहीं, कंपनियों का मामला NCLT में जाएगा। जहां इंडिविजुअल्स की बात होगी या ऐसे पार्टनरशिप फर्म जो LLP नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़ के, क्योंकि LLP तो NCLT में देखा जाएगा। LLP के अलावा जो पार्टनरशिप में फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, उनका डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में वो सुनवाई होगा। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स बॉडी, हाईएस्ट बॉडी फॉर प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IBC। तो IBC के पालन करने के लिए, IBC को लागू करने के लिए, इसके कामकाज के लिए, देखरेख के लिए जो हाईएस्ट बॉडी है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। इट विल बी इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसके तहत ये बोर्ड बनाया गया, IBC जो कानून आया उसके तहत एक बोर्ड बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को, इसके कामकाज को देखने का हाईएस्ट बॉडी, एपेक्स बॉडी होगा। हाँ, एक्रेडिटिंग इंसॉल्वेंसी, तो इट विल बी इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड accrediting insolvency professionals and information utilities
ठीक है। तो ये जो बोर्ड है IBBI, ये जो है इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा, पूरा कंपनी मतलब इसका जो संस्था है उसका पूरा स्ट्रक्चर सेटअप करेगा। एंड एक्रेडिटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। तो जो लोग इस कामकाज में लगेंगे उनको एक्रेडिटिंग मतलब उनको सर्टिफिकेट एक तरह से देगा कि हाँ ये लोग जो है ये इनमें जैसे इंसॉल्वेंसी को हैंडल करेंगे। किसी कंपनी का अगर इंसॉल्वेंसी होगा तो उसमें ये लोग जो है उसको ठीक करेंगे। तो उनको कहा गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। IBBI हैज़ 10 members फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, लॉ एंड RBI। IBBI में मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और RBI से कुल मिला के 10 मेंबर होते हैं इस बोर्ड में। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में 10 मेंबर जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और RBI के होते हैं। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं, इसमें दे दिया डिटेल में। देखिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस अंडर द IBC। IBC के तहत कैसे होता है। लेट अस एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ पैसा दे ले। हाँ हेलो हेलो वीर। हाँ सुन रहे हैं अभिषेक। हेलो, हाँ ठीक। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस अंडर IBC। कैसे कैसे इसमें होता है देखिए। लेट अस सपोज अ कॉरपोरेट डेटर हैज़ कमिटेड अ डिफ़ॉल्ट। मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है जिसने उधार लिया था, वो डिफ़ॉल्ट कर देती यानी अपना पेमेंट नहीं करता है। नाउ एज पर IBC द अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट शुड बी ₹1 लाख और मोर। तो पहला इसमें बात कहता है IBC के तहत कि जो डिफ़ॉल्ट है वो 1 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर 1 लाख से कम होगा तो वो इसमें नहीं आएगा। 1 लाख से ज़्यादा हो, मिनिमम लिमिट 1 लाख। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ एडमिटेड द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विल स्टार्ट एंड NCLT will declare a moratorium period during where no legal proceedings may be instituted or continued against the corporate debtor। तो मान लीजिए कि कोई जो कॉरपोरेट कंपनी है कोई जो 1 लाख से ज़्यादा का अगर पेमेंट नहीं किया है और वो इसके लिए अप्लाई करता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के लिए, तो जो है उसका स्टार्ट कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, यानी उसके कर्ज को ठीक करने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। और NCLT जो है, जो अभी आपने पढ़ा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो इट विल डिक्लेयर अ मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम बोलते हैं टेम्पोरेरी स्टे को, थोड़े समय के लिए किसी काम पर रोक लगाई जाती है उसको कहा जाता है मोरेटोरियम।
समझ गए? तो NCLT विल डिक्लेयर अ मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। तो NCLT एक कुछ समय डिक्लेयर करेगी कि मान लीजिए 1 महीने के लिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, 1 महीने का मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर कर रहा है। तो ड्यूरिंग विच नो एनीवेयर नो लीगल प्रोसीडिंग्स में बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द कॉर्प। तो उस 1 महीने में कहीं भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो भी मोरेटोरियम पीरियड NCLT डिक्लेयर करेगी। फर्दर an interim resolution professional will be appointed and a public announcement of the initiation of corporate insolvency process issued। तो उसके बाद पब्लिक के सामने ये घोषणा या सूचना दे दी जाएगी कि इस कंपनी का जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, और एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो अभी आपने पढ़ा ऊपर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यानी कोई ऐसा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, या कोई वो एक आदमी हो, कई आदमी हो, जो भी हो, तो उनको उस समय के लिए उसका जिम्मेदारी दे दिया जाता है कि ये आप इस कंपनी का देखरेख करिए, ज़रा क्या घाटा हो रहा है, क्यों नहीं कर चुका पा रहा है ये। द IBC प्रिस्क्राइब्स द डिटेल्ड मैनर इन विच द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इज़ टू बी कैरिड आउट। तो इस नियम में पूरा डिटेल में दिया गया है कि कैसे कैसे उसका जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो आगे किया जाएगा। विच इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ रिजोल्यूशन प्लान टू अटेम्प्ट टू रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, जिसमें कि इस प्रोसेस में ये भी शामिल होता है कि एक पहले रिजोल्यूशन प्लान बनाने की कोशिश की जाती है, यानी एक ऐसा प्लान बनाने की जो तय किया गया लोगों को ठीक करने के लिए, तो वो कोशिश करेंगे एक ऐसा प्लान बनाने की ताकि उसको रिवाइव किया जा सके कंपनी को, यानी फिर से उसको चलते हालात में लाया जा सके और उसका मतलब ठीक ठाक उसको पटरी पे चलने लगे कंपनी, और अपना कमाई वगैरह उसका होने लगे फिर से, ताकि उसका प्रॉफिट मिला के उसका कर्ज को चुका दिया जा सके, अगर किया जा सकता है तो। हाउएवर इफ़ नो रिजोल्यूशन प्लान इज़ एग्रीड अपॉन और अप्रूव्ड बाय NCLT within 180 days of admission of application, the company will be wound up as per provisions of bankruptcy code। लेकिन अगर 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाता है, ठीक है, या NCLT उसका प्लान को अप्रूव नहीं करता है 6 महीने का, तब फिर कंपनी को उसको डिस्पोज, वुंड अप मतलब अब उसको बंद करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। मतलब 6 महीने तक कोशिश किया जा सकता है कि उसको हम फिर से चालू करें, पटरी पर ले आएँ, घाटे में जा रही तो उसको क्यों घाटा हो रहा है ये आइडेंटिफाई करके उसको फिर से फ़ायदे में लाया जा सके। लेकिन अगर 6 महीने तक नहीं होता है तो फिर उसको जो है कंपनी को डिस्पोज करने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जैसे कि उस IBC कोड, बैंक्रप्सी कोड में जिस तरह से दिया गया है प्रक्रिया कि कैसे कैसे उसका एसेट सबको डिस्पोज किया जाएगा। द IBC कोड मूव्स बियॉन्ड द कंसेप्ट ऑफ ए सिक कंपनी एंड कंसोलिडेट्स द रिवाइवल प्रोसेस फॉर ऑल कंपनीज अंडर वन लॉ बिफोर अ सिंगल ट्राइब्यूनल। तो ये कहता है कि पहले जो है इसको सिक कंपनी कहा जाता था, बीमार कंपनी, अगर कोई घाटे में चलने लगता था, और बीमार कंपनी होने के नाते उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते थे कि कर्ज में छूट मिल जाती थी पेमेंट पर, कि ठीक है आप साल भर, 2 साल, 5 साल में चुका सकते हैं, है ना, इस तरह का पहले कंसेप्ट था। तो यहाँ कह रहा है कि IBC सिक कंपनी के कंसेप्ट से आगे बढ़ के हर तरह की कंपनियों को एक कानून के तहत उनका जो है रिजोल्यूशन करने का कोशिश करता है। दिस शुड मेक द प्रोसेस मोर स्पीडी एंड इससे होता है कि जो प्रोसेस है वो स्पीडी हो जाती है, इफ़िशिएंट हो जाती है, ठीक से काम करने वाली हो जाती है। ठीक है, तो चलिए और कुछ कुछ दिया है ये इसमें जो है की एडवांटेजेस ऑफ IBC देख लेते हैं नीचे। अब फर्स्ट है द IBC कोड हैज़ चेंज्ड द डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। इस कोड के आने से उधार लेने देने वाले के बीच का रिलेशन बदल गया है। द क्रेडिटर नो लॉन्गर चेजेज द डेटर। उधार देने वाला जो उधार लेने वाले के पीछे भागता नहीं रहता है।
इन फैक्ट इट इज़ अदरवाइज, अब ये उल्टा हो गया है, इट विल हेल्प टू रिजॉल्व द बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन एन इफेक्टिव मैनर। ये जो है अच्छे तरीके से किसी भी कंपनी के अगर उसका फ़ायदा घाटा गड़बड़ा रहा है तो उसको ठीक करता है जो है। द IBC इज़ मॉडल्ड टूवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ एसेट्स, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कह रहा है कि IBC इस तरह से बनाया गया है ताकि जो भी कंपनी जो गड़बड़ाती है उसके एसेट्स का वैल्यू मैक्सिमाइज किया जा सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैल्यू उसका निकाला जा सके या उसको बढ़ाया जा सके। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, एक तरफ लिक्विडेशन यानी उसको ख़त्म करने, बेच देने के, नीलामी जो भी जैसे हो जाए, डिस्पोज करने के, लिक्विडेशन मतलब होता है अब उसको डिस्पोज किया जाए, जितने में बिके, जितने में नीलाम हो, जैसे भी हो। एंड रीऑर्गेनाइज, दूसरी तरफ रीऑर्गेनाइज, उसको फिर से कुछ रीऑर्गेनाइज करके अगर हम चालू कर सके कंपनी को, तो दोनों के बीच में संतुलन, यानी कि पहले था कि नीलामी पर ही था कि भाई कंपनी गड़बड़ाई तो अब उसका नीलाम कर दो जैसे भी। अभी है कि नहीं, अगर उसको फ़ायदे में अगर गड़बड़ी है, मान लीजिए जो चला रहा है उसको उतना अनुभव नहीं है, वो चला नहीं पा रहा है, तो उसको कोई और मदद करे ताकि वो फिर से अपना फ़ायदे में आ सके। तो रीऑर्गेनाइजेशन पर भी फोकस है बजाय खाली पहले की तरह लिक्विडेशन के, बेच देने के। इंश्योरिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलरली सिचुएटेड क्रेडिटर्स, और सभी जो भी उधार देने वाले हैं उनको एक साथ उनके साथ व्यवहार, ऐसा ना हो कि जैसे होता है सरकार की भाई ये हमारे फेवर का है सेठ तो इसको इसका उधारी चुकवा दे, और जो सेठ हम लोग के अपोजिशन को फेवर करता है तो उसको हम लोग नहीं वो करें, सबको एक जैसे ट्रीट करता है। प्रोविज़न ऑफ टाइमली इफ़िशिएंट एंड इम्पार्शियल रिजोल्यूशन, ये समय में एक अच्छे तरीके से और बिना कोई भेदभाव के सब कंपनियों का मामला सुलझाता है। एंड इंश्योरिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड प्रिडिक्टेबल इंसॉल्वेंसी लॉ विथ इंसेंटिव्स टू गैदर एंड डिस्पेंशियल, इतना छोड़िए। द कोड एम्स टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी इन अ स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड मैनर, ये नियम जो हैं ये इनका लक्ष्य है कि जो भी इस तरह के मामले होते हैं इंसॉल्वेंसी, उनको बिल्कुल फिक्स्ड टाइम में सुलझाया जाए, दैट इज़ विद इन 180 डेज, 6 महीने में निपटारा करना होता है, और ये 180 डेज को मैक्सिमम 90 दिन और खींचा जा सकता है, यानी 270 डेज तक जा सकता है। फॉर स्मॉल वेंचर एंड स्टार्टअप द रिजोल्यूशन टाइम पीरियड इज़ 90 डेज, और छोटी कंपनियों के लिए मात्र 90 दिन में इसको करना होता है, जिसको कि और अगर कुछ पेचीदा है मामला तो 45 दिन और खींचा जा सकता है, लेकिन 6 महीने। तो छोटी कंपनियों के लिए 3 महीने और बड़ी कंपनियों के लिए 6 महीना एकदम टाइम फिक्स कर दिया गया है। एंड the IBC has helped address stressed assets worth approximately $3 trillion directly or indirectly since the new law came in force in December 2016 जब से फोर्स में आया है, अब तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली $3 ट्रिलियन के एसेट्स को इसने। अब ये देखिए, कहिएगा कि सर IBC क्यों आया, देखिए भाजपा का अपना किया धरा है, इसमें भी भाजपा का अपना, मैंने बताया ना कि इसने कांग्रेस के समय के इतने कैंसिल करवाए थे जो एलोकेशंस थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कि बहुत ज़्यादा पैसा फंस गया था कांग्रेस के समय, जिसको जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे बड़े बड़े, और वो सब इन्होंने कैंसिल करवा दिया था, तो बैंकों का पैसा फंस गया था। तो अब आप उसको निपटारा किए बिना इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए भी मजबूरी थी बीजेपी के सामने इसको लाने की, क्योंकि इन्होंने खुद ही फंसाया था पहले। अब बैंकों से बड़े बड़े कंपनियों ने लोन ले लिए थे, बैंकों ने भी बड़े बड़े के लोन दे दिए थे, और उसके बाद उनका कैंसिल करवा दिया, तो पैसा इसलिए भागना पड़ा माल्या ये सबको। तो बहुत सारे लोग, माल्या है, सहारा है, ये लोग जो फंसा हुआ है, या और इस तरह का है जैसे अंबानी है या बिरला, सब फंसे थे, तो उसमें हाँ सब का पैसा फंसा हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ
तो उसमें जो है जिन जिन लोगों ने उधार ले लिया था एक मुश्त ज़्यादा और सब कैंसिल हो गया था एलोकेशन, तो पैसा फंस गया था। बैंक भी इसके कारण देखिए बैंकों का दिवालिया होने का नौबत आ गया था, तो बैंकों को इसलिए मर्जर वगैरह किया गया, क्योंकि एक दो नहीं हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए बैंकों ने दे दिए थे लोन। तो इतना बड़ा राशि और सब अमाउंट फंस गया था, तो इसी के लिए नियम लाया गया, बहुत कुछ किया गया, यही नहीं और भी कुछ हुआ है। तो जिससे कि एक नया कानून लाया गया रिकवरी करने के लिए, जिसमें कि अब गवर्नमेंट रिकवरी एजेंट का काम करने लगी। ठीक है, तो ये सब के लिए इसलिए ये कानून लाया गया था, मजबूरी भी थी भाजपा की, नहीं तो इकोनॉमी को कुछ सरकार बनाते और कुछ कर ही नहीं पाते तो और इनकी बदनामी होती। खैर चलिए, तो ये जो है आपका, और यहाँ जो है इसमें आपको हम भेज दिए हैं, इसमें लास्ट टॉपिक है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उसका भी अभी आपको लेटेस्ट इसमें। अच्छा रुकिए, पहले इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन इस बार का जो आया था देख लेते हैं हम लोग, इतना पढ़ने से अब वो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन खोलिए। नहीं नहीं नहीं, इस बार का पेपर में ही क्वेश्चन आया था। नहीं नहीं, बैंक्रप्सी वाला क्वेश्चन कहाँ देखें, वो रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन देखे थे। अब ये बैंक्रप्सी जो अभी पढ़े इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आया इस बार। हाँ देखिए, क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी रेफर्स टू अ financial state in which an एक 1 मिनट हाँ देखिए, बैंक्रप्सी रेफर्स टू अ financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debts as they become due। ये कह रहा है कि बैंक्रप्सी एक ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन है जिसमें कि एक इंडिविजुअल या एंटिटी यानी कोई भी संस्था वगैरह इज़ अनेबल टू पे ऑफ देयर डेट्स एज दे बिकम, अपना कर्ज जो है नहीं चुका पाती। सही है कि गलत है? अभी आपको डेफिनेशन बताए थे जी, बैंक्रप्सी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है। हाँ क्या है ये, सही है। बैंक्रप्सी क्या बताया आपको? जब कोई कर्ज नहीं चुका पा रहा है उसको क्या उस हाल को कहते हैं? फिर तो बैंक्रप्सी थोड़े उसको कहते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड में ये उल्टा दे दिया है।
देखिए ये क्या किया है, बैंकरप्सी का डेफिनेशन सेकंड में दे दिया है और इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन फर्स्ट में दे दिया है। मैंने तो अभी आपको बताया, बैंक इंसॉल्वेंसी रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेट इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू पे ऑफ। जब कोई कर्ज नहीं चुका पाता है उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इंसॉल्वेंसी होता है, अभी आपको पढ़ा है। फिर उसी को बैंकरप्सी, नीचे ले आइए वर्ड को। बैंकरप्सी रेफर्स टू अ लीगल प्रोसेस। बैंकरप्सी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, दिवालिया घोषित करना। वेयर द एसेट्स ऑफ द डेटर आर लिक्विडेटेड और रीऑर्गेनाइज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स। तो बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया होती है जहां वेयर द एसेट्स ऑफ डेटर, जो उधार लिया है उसकी संपत्ति को लिक्विडेटेड, या तो उसको डिस्पोज यानी बेच देना, नीलामी करना जैसे भी, और रीऑर्गेनाइज, या उसको कोशिश किया जाता है रीऑर्गेनाइज करने का फॉर बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स, ताकि जो उधार दिए हैं उनका पैसा चुकाया जा सके। ये उलट दिया है दोनों को, ठीक है। तो इसीलिए आपको अभी दोनों को अलग अलग समझाए थे डेफिनेशन। हाँ हाँ, तो इंसॉल्वेंसी एक हाँ वही ना, इसलिए समझने बोले ना कि ठीक से समझिए। हाँ, तो इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल कंडीशन है। हाँ, अब बैंक, नहीं 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 नहीं, फिर वो बैंकरप्सी हुआ। हाँ, इंसॉल्वेंसी हुआ कि घाटा, मतलब पैसा नहीं है, अभी कर्ज नहीं चुका पा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो अक्सर होते रहता है। हाँ, लेकिन बैंकरप्सी है कि जब अब हमारे पास कोई मीन्स नहीं है और हम कानूनी रूप से घोषित कर देते हैं सरकार के सामने, बैंक के सामने, समाज के सामने कि अब हमसे ये कर्ज नहीं चुकाया जाएगा, हम दिवालिया हो गए। तो इट इज़ अ लीगल प्रोसेस, ध्यान रखिए। बैंकरप्सी जो है वो लीगल प्रोसेस है, जबकि इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल कंडीशन है। तो ये उलट के दे दिया डेफिनेशन कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, तो बैंकरप्सी इज़ अ लीगल प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि भाई अब चुका नहीं सकते हैं तो उनका जो है निपटारा किया जाए, उनका या तो बेचा जाए या नीलामी किया जाए, जैसे भी पैसा निकाला जाए ताकि जो पैसा दिए हैं उनको चुकाया जा सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, उल्टा कर दिया है। थर्ड इज बैंकरप्सी इज अ स्टेट वेयर एज इंसॉल्वेंसी इज कंक्लूजन, ये भी उल्टा कर दिया। इंसॉल्वेंसी स्टेट होता है और बैंकरप्सी कंक्लूजन होता है, मतलब फाइनल, अगर नहीं कभी चुका पाएंगे, अब कोई हाल नहीं है चुकाने का, तो वो कहते हैं बैंकरप्सी। जबकि इंसॉल्वेंसी तो एक कंडीशन है, कभी भी आ सकती है, कभी ख़त्म भी हो सकती है ना। क्लियर है। लास्ट स्टेटमेंट है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। तो ये तो अभी आपको बताया कि सही है। ये जो है बैंकरप्सी का प्रोसीडिंग देखने वाली अभी जो बॉडी है वो है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब गलत है। यहाँ पूछा विच ऑफ अबव आर करेक्ट, तो ओनली 4B ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 जो है वो सब उल्टा करके दे दिया है, ठीक है। तो देखिए, इसी को समझना था कि बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी क्या है, और अभी इसमें थोड़ा सा प्रोविज़न जानना था IBC का, मैंने आपको बता दिया। इसको ठीक से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो आपको देखिए बेसिकली इसमें पहले आपको समझना है व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज़ बैंकरप्सी, और IBC में क्या कहा गया है, ठीक है। क्या क्या उसमें कौन से संस्था को जिम्मेदारी दी गई है, कितने दिनों का वो है, यही सब याद रखना है बस। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो ये अब आज हमारा इसका सारा आपका जो टॉपिक, ये 2 छूटा हुआ था, आप बोले थे कि सर IBC करा दीजिएगा, और एक ये रूल ऑफ ओरिजिन छूटा हुआ था जो हमने आपको करा दिया जो, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन
इन जनरल जो है क्वेश्चन तो हमारे सारे टॉपिक हो गए, ठीक है। तो अच्छा, ये आप इसमें भी जो है ये जो आपको मैंने ये बुक भेजा था, ये बुकलेट जो इंडियन इकोनॉमी जिसकी बुक मंगाए हैं, तो